आज हम सिंपसंस के उन विषयों में से एक के बारे में बात करेंगे जिसने हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जो स्प्रिंगफील्ड में घूमने वाला रहस्यमय कैनिबल था। ये पता चला है कि अलग अलग सीजन में कई एपिसोड हैं जहां स्प्रिंगफील्ड में खुलेआम घूम रहे नरभक्षी के बारे में सुराग या यहाँ तक कि जिक्र भी मिलता है। रेफरेंसेस सीजन 5 से ही शुरू हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे अस्पष्ट सीन्स सामने आते रहते हैं जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि कैनिबल अभी भी खुला घूम रहा है। जैसे जब मार्च सीजन 27 में एक क्राइम सीन को साफ करने जाती है जहां कल्पना के लिए बहुत कम बचा होता है, और जबकि इस कैनिबल के पीछे की रहस्यमय पहचान को कवर करने वाले कुछ वीडियो हैं, हमें इस मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए अपनी खुद की जांच करनी पड़ी ताकि हम कार्टून शो में लोगों को खाने वाले लोगों के बारे में बात करके मरने का जोखिम न उठाए। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इस कैनिबल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उल्लेखों के बारे में जानकारी जुटानी होगी जो हमें साइड शो बॉब की आखिरी चमक के एपिसोड तक ले जाती है। उक्त एपिसोड की शुरुआत स्प्रिंगवुड मिनिमम सिक्योरिटी जेल में साइड शो बॉब से होती है, और जब वे कैदियों को दूसरे बेस पर ले जाने वाले होते हैं तो विगम पूछता है, अरे साइड शो बॉब और वह आदमी कहाँ है जो लोगों को खाता है और उनके चेहरे लेता है? जिस पर वहां से गुजर रहे कैदियों में से एक कहता है, मैं यही हूँ चीफ। जैसे ही वह विगम को हाथ हिलाता है और ट्रक में चढ़ जाता है, यह लूलिया का सबसे छोटा वीडियो बन जाता है। मामला बंद, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ जरूर, काश यह इतना आसान होता। सीजन 8 के 8वें एपिसोड में, जिसका शीर्षक है हरिकेन नेड डी, दुर्भाग्य की एक श्रृंखला नेड फ्लैंडर्स को परेशान करती है, जिससे वह अपना विश्वास खो देता है और सभी से अलग हो जाता है। इसलिए वह खुद को जांचने और अपनी मानसिक स्थिरता वापस पाने के लिए कैलम वुड नामक एक मनोरोग अस्पताल जाता है। डॉ फॉस्टर फ्लैंडर्स केस के प्रभारी डॉक्टर हैं और जल्द ही सिम्पसन को अपने पड़ोसी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। अस्पताल में परिवार के पहुंचने के बाद फॉस्टर होमर को एक तरफ खींचता है और बाकी लोगों से कहता है कि वे इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके रोगियों में से एक नरभक्षी है, और देखें कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो सकता है। दुर्भाग्य से एपिसोड के बाकी हिस्सों में हमें नरभक्षी के बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिलती है। हम कुछ रोगियों को देखते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई नहीं जो उपर्युक्त एपिसोड के चरित्र जैसा दिखता हो, और उनमें से कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं देता है कि वह डॉक्टर द्वारा बताए गए व्यक्ति है। और इसके अलावा यह उत्सुक करने वाला है कि डॉ फोस्टर क्या कहते हैं। मेरा मतलब है, उन्हें नरभक्षी की पहचान के बारे में क्यों आश्चर्यचकित होना चाहिए? खैर, यह संभव है कि यह एक भ्रामक व्यक्ति हो जो एक सामान्य रोगी प्रतीत होता है, या अपने पीड़ितों को चौंका देने के लिए कर्मचारियों के हिस्से के रूप में कपड़े पहने हुए है। हालांकि यह कुछ और भी हो सकता है। इस सूची के तीसरे एपिसोड के लिए हम कई सीजन को छोड़ देते हैं, जो सीजन नंबर 16 के एपिसोड 11 तक जाता है। एक साफ दिन पर मैं अपनी बहन को नहीं देख सकता। बार्ट वॉकी टॉकी लेकर लिसा पर एक प्रैंक करता है जिसे वह पूरे दिन फील्ड ट्रिप पर परेशान करता रहा है। जब बार्ट डिवाइस के माध्यम से कुछ आवाजें निकालता है तो पुलिस बच्चों से संवाद करती है और उन्हें उस आवृत्ति से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वे जंगल में एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। उत्साहित लू विगम से बच्चों को अपनी आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए संवाद करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय पेड़ की छोटी से कुछ बूंदें लू के चेहरे पर धब्बा लगाती हैं। जब पुलिसकर्मी ऊपर देखता है तो वह चौंक जाता है और चिल्लाता है, ओ मेरा ईश्वर। तभी लिसा बोलती है और हम बाकी की गपशप सुन नहीं पाते। सीजन 27 के एपिसोड लिसा द वेटरनेरियन से एक और बहुत क्रूर और बहुत हालिया सुराग मिलता है। मार्ज पुलिस विभाग के लिए अपराध स्थलों की सफाई का काम शुरू करती है। एपिसोड के आधे रास्ते में उसके सहायक को एक मोटल के कमरे की सफाई करने के लिए कहा जाता है, और हालांकि इस दृश्य को शुरू में एक संभावित आत्महत्या के रूप में माना गया था, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक हत्या थी, क्योंकि अंगों के टुकड़े छत से गिरने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि पीड़ित के अंग भंग हो गए थे, लेकिन कई अंग घटनास्थल पर दिखाई नहीं देते हैं। या तो इसलिए कि वे अभी भी कैमरे के बाहर कमरे में लटके हुए हैं, या इसलिए कि हत्यारा उन्हें ले गया, जैसा कि उसने अन्य अवसरों पर किया है, जैसे कि चेहरों के साथ। ये कई उदाहरण हैं जो हम पूरी श्रृंखला में खोजने में सक्षम हैं। हालांकि 2 और एपिसोड हैं जिनका इस सिद्धांत में लगातार संदर्भ दिया गया है, और वे हमारे द्वारा किए गए सभी उल्लेखों से पहले होते हैं। आप देखिए, अगर हम साइड शो बॉब की आखिरी झलक पर वापस जाते हैं तो यह निश्चित लगता है कि बस में चढ़ने वाला चरित्र वही है जिसकी हमें तलाश है, कम से कम सिद्धांत रूप में। लेकिन वह कौन है? हमारे पास कोई नाम नहीं है और वह आदमी फिर कभी नहीं दिखाई देता। खैर, इसका उत्तर देने के लिए पहले सिद्धांतों में से एक यह है कि यह आदमी वॉल्डो नाम के एक बच्चे का पिता है, और वॉल्डो वह व्यक्ति है जो सीजन 5 में बॉय स्काउट्स इन द हुड में दिखाई देता है, जहां बार्ट पागल हो जाता है और फ्लैंडर्स के नेतृत्व वाले स्काउट्स में शामिल हो जाता है, जिससे उसे अपने स्कूल में कुछ जिम्मेदारियों से बचने में मदद मिलती है। एक दिन एक नदी में राफ्टिंग यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहां बॉय स्काउट्स को गतिविधि के लिए अपने पिता को साथ लाना होता है। होमर भ्रमण पर जाता है, लेकिन जिस राफ्ट में हमारे नायक हैं वह नदी के एक दोराहे पर गलत रास्ता लेती है, जिससे उनकी जान बच जाती है।
बाकी खोजकर्ताओं ने सही रास्ता अपनाया और इन सभी बच्चों में वॉल्डो नाम का एक लड़का था जो अपने पिता को नहीं ले जा सका क्योंकि फ्लैंडर्स के अनुसार वह एक जेल में बंद है, इसलिए बच्चे को हतोत्साहित न किया जाए। नेड पिता की जगह लेने के लिए वास्तविक जीवन के अभिनेता अर्नेस्ट बोर्गनीन को लाता है। जैसा कि अर्नेस्ट और बाकी बच्चे और उनके माता पिता सही रास्ते पर यात्रा करते हैं, उन्हें दूर से एक रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा देखा जाता है जो एक टोपी पहने हुए भयावह रूप से हंसता हुआ और अजीब आवाजें निकालता हुआ प्रतीत होता है। एपिसोड के अंत तक हम देखते हैं कि स्काउटिंग पार्टी में कम सदस्य हैं। बोर्गनीन बच्चों की देखभाल करने वाला एकमात्र वयस्क है। जैसा कि बचे हुए लोगों का यह छोटा समूह एक रहस्यमय परित्यक्त शिविर में कैंप फायर के चारों ओर गाता है, एक गुप्त व्यक्ति उन पर हमला करने के लिए उनके पास आता है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि न तो वॉरेन और न ही अर्नेस्ट और न ही उनमें से कोई भी अगले 30 सीजन में फिर से दिखाई देता है, और यह स्पष्ट है कि उन पर हमला करने वाला व्यक्ति वह भालू नहीं है जो कुछ मिनट पहले दिखाई देता है, जो आवाजें निकाल रहा है। इसलिए इस तरह का सिद्धांत वाल्डो के पिता को नरभक्षी से जोड़ता है, जिसे हम शो बॉब की आखिरी चमक के अंदर देखते हैं। इस तर्क के आधार पर कि वे दोनों जेल में हैं और निश्चित रूप से जब उसे पता चला कि वॉल्डो के पास पिता और पुत्र के सह अस्तित्व का वह दिन आने वाला है, तो वह कुछ समय के लिए भाग जाना चाहता था। लेकिन अर्नेस्ट को देखने के बाद उसे ईर्ष्या हुई और क्रोध ने उस पर हावी हो गया। एक नया नरसंहार शुरू करना, स्काउट्स के कई सदस्यों को गायब करना और अपने समूह को कम करना, जब तक कि केवल अर्नेस्ट ही संरक्षक के रूप में नहीं रह गया। यह पूरी तरह से दूर की कौड़ी वाली थ्योरी नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वॉल्डो के पिता भी जेल से भागने के बाद अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगे। और एक समस्या यह भी है कि अगर हम करीब से देखें तो यह सिद्धांत फिट नहीं बैठता। आप देखिए कि मदर सिम्पसन नामक एक और एपिसोड है और यह आखिरी झलक से ठीक पहले का है। यहाँ हम परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों को श्री बर्न्स के आदेश पर सड़क साफ करते हुए देखते हैं। एक संक्षिप्त दृश्य में हम देखते हैं कि कर्मचारियों में से एक मानसिक संस्थान से एक स्ट्रेट जैकेट जैसा कुछ उठाता है जो उसे नरभक्षी रोगी से जोड़ता है, जिसका उल्लेख डॉक्टर एक सीजन बाद करता है। सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है वह यह है कि नरभक्षी, जो वाल्डो का पिता भी होगा, जेल में था, जैसा कि हमने बस दृश्य में देखा था, लेकिन फिर वाल्डो से मिलने के लिए भाग गया, जिसे उसने मानसिक रूप से बीमार होने पर बाकी स्काउट्स के साथ मिलकर मार डाला। नरभक्षी को स्प्रिंगफील्ड के आसपास के जंगलों में तब तक खुला छोड़ दिया जब तक कि उसे पुलिस ने पकड़ नहीं लिया और मानसिक संस्थान में नहीं ले जाया गया। जब तक हम घटनाओं के क्रम को करीब से नहीं देखते, ये इतना बुरा फिट नहीं लगता। इसके बारे में सोचें, वॉल्डो के पिता को स्प्रिंगवुड की कम सुरक्षा वाली जेल में शुरू से ही बंद कर दिया जाता है, जहाँ से वह अपने बेटे से मिलने के लिए भागने में सफल हो जाता है, लेकिन एक क्रूर हत्याकांड में शामिल हो जाता है। अब तक कहानी काम करती है। 47 एपिसोड के बाद हाईवे पर एक फटा हुआ स्ट्रेट जैकेट दिखाई देता है, जो इस तुच्छ सिद्धांत के अनुसार इस बात का सबूत है कि उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा गया था या कुछ और। लेकिन उसके बाद केवल एक एपिसोड में हम उसे जेल में देखते हैं, और हाँ, वह स्प्रिंगवुड जेल से आता है। यह हत्यारा कभी मनोचिकित्सक के पास नहीं गया था, और अगर वह था तो हम देखते हैं कि विचाराधीन नरभक्षी अब जेल में है, जो इसे बहुत अजीब बनाता है कि फिर सिद्धांत यह मानता है कि यह वही नरभक्षी है जिसे हरिकेन नेटी में देखा गया था। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ये बहुत मुश्किल है कि यह एक ही व्यक्ति हो। ऐसा लगता है कि स्प्रिंगफील्ड में एक से अधिक नरभक्षी हैं, जो हमें सुझाव देता है कि स्प्रिंगवुड नरभक्षी और स्प्रिंग कॉम्ब नरभक्षी और स्काउट्स का पीछा करने वाला हत्यारा दोनों पूरी तरह से अलग मनोरोगी हैं, जो काम कर सकता है, क्योंकि पूरे शो में हमने एक से अधिक नरभक्षी प्रवृत्तियों को देखा है। सबसे स्पष्ट विकल्पों में से एक साइड शो बॉब है, जो शो में सबसे अधिक पेशेवर अपराधियों में से एक है, और उसने अन्य लोगों के चेहरों को हटाने के लिए उनकी पहचान बदलने के लिए शल्य चिकित्सा कौशल का उपयोग किया है, जो उस दृश्य के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है जहां लू चिल्लाता है कि उसने एक पेड़ में एक चेहरा देखा। एक अन्य व्यक्ति जिसने मानव मांस के लिए स्वाद दिखाया है वह होमर है, जिसने हाउस ऑफ टेरर, लेकिन मुख्य संदिग्ध का ताज श्री बर्न्स के पास है, जिनके पास वैसे तो अपने नरभक्षण के बारे में खुद का एक सिद्धांत है, क्योंकि लिटिल हाउस के एक अन्य विशेष कार्यक्रम में वह स्प्रिंगफील्ड के कई लोगों को अपनी संपत्ति पर शिकार करने के लिए धोखा देने का काम खुद पर लेता है, जब वास्तव में उसने उन्हें शिकार के खेल में अपना शिकार बनने के लिए आमंत्रित किया था। सबसे मजबूत सबूत सीजन सक्सेसाव के एपिसोड से मिलता है, जिसका शीर्षक डार्क नाइट कोर्ट है। एक ईस्टर समारोह में श्री बर्न्स बच्चों को देख रहे हैं और कहते हैं, उन प्यारे बच्चों को देखो, उन सभी स्वस्थ अंगों को काटा जाने के लिए तैयार है। इसके बाद वह बच्चों के अंगों की कल्पना करना शुरू कर देता है, लार टपकाता है और उनमें से एक के पास खतरनाक तरीके से जाता है, जिस पर स्मिथर्स उसे रोकता है, क्योंकि यह उस तरह की चीज के लिए समय नहीं है, सार्वजनिक रूप से नहीं। यह सबूत होने से परे एक पूर्ण स्वीकारोक्ति है कि उसे मानव अंग खाना पसंद है। सिद्धांत के अनुसार बर्न्स इतने लंबे समय के बाद जीवित रहने के लिए बच्चों के अंगों को खाता है और यह उसके लिए नियमित हो गया है, और इस नए संदर्भ के तहत यह बहुत संभावना है कि यह बर्न्स ही था जो बॉय स्काउट्स को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था। बॉय स्काउट्स और हुड एपिसोड में हम स्टॉकर को कभी नहीं देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लड़के किस मार्ग से जाने वाले थे। यह उसका असली लक्ष्य था, और यह बहुत दिलचस्प है कि हत्यारे ने धीरे धीरे वयस्कों को खत्म कर दिया ताकि बच्चों को अकेला छोड़ दिया जा सके। इसके अलावा वह स्पष्ट
रूप से एक शिकारी है, क्योंकि वह जंगल में भालू जैसे अन्य खतरों से आसानी से बच सकता है। और यह भी समझ में आता है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते बर्न्स खुद को टोपी से ढकने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं, इन श्रृंखलाओं में वे मानते हैं कि टोपी के साथ उनकी पहचान मौलिक रूप से बदल जाती है। इसमें यह भी जोड़ दें कि मिस्टर बर्न्स के पास स्पष्ट रूप से स्काउटिंग मार्ग के बारे में सब कुछ जानने की शक्ति और प्रभाव था, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि होमर जैसे माता पिता को अपने बच्चों के साथ हाइक पर जाने के लिए अनुमति मांगनी पड़ती थी। और यह नया विचार संदिग्ध रूप से सम्मोहक हो जाता है। इसलिए हमारे पास स्पष्ट रूप से एक नहीं बल्कि स्प्रिंगफील्ड का पीछा करने वाले कई कैनिबल हैं। बर्न्स, जिसे बच्चों से लगाव है, दूसरा जो अपनी पहचान बदलने के लिए अपने पीड़ितों का कत्ल करता है, जेल में बंद एक व्यक्ति जो साइड शो बॉब के साथ तकनीक साझा करता है, साथ ही साइकाइट्रिस्ट के पास एक मरीज जो लोगों को खाना जारी रखने के लिए कई बार भाग चुका है। मुझे यह भी विचार आया कि शायद वे सभी किसी तरह से जुड़े हुए थे, किसी तरह के पंथ या कुछ और में, क्योंकि मिस्टर बर्न्स हमेशा अपने हाथों को गंदा नहीं कर सकते थे, एक टाइकून और एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जिन्हें अपनी सार्वजनिक छवि का ख्याल रखना पड़ता है और पीड़ितों के चेहरे नोचने की अजीब कार्य प्रणाली को जोड़ते हैं। मैं स्पष्ट करता हूँ कि यह सिर्फ एक ढीला ढाला विचार है, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो जिस एपिसोड में उसने अपने कर्मचारियों को हाईवे साफ करने के लिए भेजा था, वह न केवल सार्वजनिक रूप से अच्छा दिखने के लिए ऐसा करेगा, बल्कि उन सबूतों से भी छुटकारा पाना चाहेगा जो उसे इन नरभक्षी लोगों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट जैकेट। आखिरकार इस तरह के अपराध इस तरह की जगहों पर बहुत होते हैं, और जहां तक कुछ नरभक्षियों को जेलों या मानसिक संस्थानों में बंद किया जाता है, वहां हमेशा और भी लोग होते हैं जो चेहरे फाड़ते हैं या अंग चुराते हैं, ऐसा कुछ जिसे पुलिस के लिए रोकना बहुत मुश्किल लगता है जब तक कि मिस्टर बर्न्स जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति इसके पीछे हो। और हाँ, इनमें से कई फिल्मों जैसे कि डिलीवरेंस या फ्राइडे द 13th के संदर्भ हैं, लेकिन संदर्भ होने से परे यह स्पष्ट है कि ये अलग अलग अध्यायों के माध्यम से बनाई गई एक कहानी के टुकड़े हैं, जिनका विश्लेषण करके यह पता लगाना जरूरी है कि इसके पीछे क्या छिपा है। और कौन जानता है, शायद कहानी इतने सालों बाद भी जारी रहेगी। कहने के लिए और कुछ नहीं है, मामला बंद। मैं सोने जा रहा हूँ, अलविदा।